Well, so we are taking up today fire insurance. Keep it comfortable in English. Bilinguality. फायर इंश्योरेंस, देखिए एक चीज़ ध्यान से सुनिए। इसमें फायर इंश्योरेंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और इसकी टेक्निकलिटी का आपसे ज़्यादा सर्वेयर को यूज़ करना होता है और सर्वेयर से भी ज़्यादा रिस्क इंजीनियर को यूज़ करना होता है, क्योंकि सर्वेयर इज कन्फाइंड टू द लॉस एंड लॉस असेसमेंट, बट रिस्क इंजीनियर इज कंसर्न with the acceptance of proposal, with the risk analysis, with the risk improvement and the total risk management. तो रिस्क इंजीनियर का रोल इसमें और भी ज़्यादा बड़ा है। इसलिए फायर की जो टेक्निकलिटी है उसको ऐसे समझना ज़रूरी है कि पॉलिसी में कवरेज क्या है और एक्सक्लूजन क्या है और क्लॉजेस क्या है, ये तो अपनी जगह है, लेकिन इसके अलावा जो चीज़ें पॉलिसी में शामिल नहीं हैं उनके लिए क्या प्रोविज़न है, क्या एडवांस अवेलेबल हैं, या कुछ ऐसे एक्सक्लूजन्स हैं जो कि नॉर्मली अगर इन दो पॉलिसीज में कवर नहीं होते हैं तो क्या सम इंश्योर्ड बढ़ने पर स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल फायर पॉलिसी में कवर हो जाएंगे, और या सम इंश्योर्ड बढ़ा हुआ है, मान लिया ऑलरेडी 50 करोड़ से ऊपर है, तो क्या कुछ रिस्क ऐसी हो सकती हैं जिनको कंपोजिट रिस्क इंश्योरेंस किया जा सके और उसके लिए कोई अल्टरनेट पॉलिसी IR जैसी सर्च की जा सके। तो ये सारे एनालिसिस पॉलिसी लेने से पहले एक कॉरपोरेट ज़रूर करता है। कॉरपोरेट कह लीजिए, SME कह लीजिए, इवन इंडस्ट्रियलिस्ट कह लीजिए, फैक्ट्री ओनर्स कह लीजिए, क्योंकि दे आर मोर कंसर्न विद द रिस्क कवरेज। अब एक सबसे छोटा सेगमेंट है शॉपकीपर, वो भी अपनी रिस्क को एनालाइज करता है, और क्योंकि ये पॉलिसीज फायर की सारी कॉमर्शियल यूनिट्स को दी जाती हैं, तो कॉमर्शियल यूनिट्स में शॉपकीपर से लेकर के कॉरपोरेट तक सभी शामिल हैं, और इन सभी को अकॉर्डिंग टू देयर ओन रिक्वायरमेंट विच डिपेंड्स अपॉन द सम इंश्योर्ड, ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो अवेलेबल पॉलिसी में से पॉलिसी चुन सकें। लेकिन आपको ध्यान यह भी रखना है कि फायर इंश्योरेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि जितनी भी पॉलिसीज हैं वो सारी की सारी पॉलिसी सभी जनरल इंश्योरेंस के पास कॉमन है। आप ये नहीं कह सकते कि आपकी कंपनी के पास कुछ स्पेशल पॉलिसीज है फायर की। पैकेज पॉलिसी आप जितनी मर्जी बना लीजिए, लेकिन जो स्टैंडर्ड पैकेज हैं वो एज इट इज कॉमन है, दे आर यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल टू ऑल द जनरल इंश्योरेंस कंपनीज ऑफ इंडिया। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। ये बात ध्यान में इसलिए रखनी जरूरी है कि यू आर गोइंग टू फेस द कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। जो चीज़ आप सेल कर रहे हैं वो दूसरी कंपनी भी सेल कर रही है, जो चीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो दूसरी कंपनी भी प्रोवाइड कर रही है, लेकिन डिफरेंशिएशन केवल 2 फैक्टर्स पर है, और वो दोनों फैक्टर्स हैं एड ऑन कवर्स और प्रीमियम रेट। हालांकि अगर देखा जाए तो प्रीमियम रेट भी कॉमन है क्योंकि टैरिफ रेट है, लेकिन क्योंकि डी-टैरिफिंग डिस्काउंट्स का प्रोविजन अवेलेबल है तो कोई भी कंपनी कितनी भी प्रीमियम रेट अप्लाई कर सकती है। बेयर मिनिमम प्रीमियम जो लिया जाता है IB रेट्स के हिसाब से वो तो लेना ही होता है। उसके बाद डिस्काउंटिंग, चाहे वो मार्केट को मैच करके रख दे, लेकिन डिस्काउंटिंग हर कंपनी का अपना प्रीरोगेटिव है। जितना % देना चाहें दे सकते हैं, जितने रेट पर अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए खुद रेस्पॉन्सिबल है। अगर प्रॉफिट में चल रही हैं तो भी और लॉस में चल रही हैं तो भी, क्योंकि ये एक ऐसा पोर्टफोलियो जो कि किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। फिर से समझ लीजिए, फायर इंश्योरेंस एक ऐसा पोर्टफोलियो जो किसी भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी की बैलेंस
शीट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। वो इसलिए कि वॉल्यूम वाइज अगर आप फायर इंश्योरेंस को देखेंगे तो आप मोटर को हटा दीजिए, हेल्थ को हटा दीजिए, फिर आप नॉन मोटर में आते हैं तो आपके पास फायर सबसे बड़ा पोर्टफोलियो बचता है। और फायर सबसे बड़ा पोर्टफोलियो इसलिए भी हो जाता है कि इंडिविजुअल पॉलिसीज के अलावा पैकेज पॉलिसीज में भी सभी में फायर कंपोनेंट है। और इससे भी बढ़कर फैक्टर ये है कि सभी पैकेज पॉलिसीज में जहाँ ये फायर का कंपोनेंट है वहाँ ये मैंडेटरी भी है, क्योंकि कोई भी पैकेज पॉलिसी विदाउट फायर इंश्योरेंस कोई भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती है। पहला सेक्शन फायर इंश्योरेंस का होगा और वो भी मैंडेटरी होगा। इसका मतलब है कि हर कस्टमर को एक प्रोटेक्शन तो लेना ही लेना है। पॉलिसी की एप्लीकेबिलिटी उसके सम इंश्योर पर डिपेंड करेगी, दैट इज अनदर एस्पेक्ट, लेकिन फायर का कवरेज पॉलिसी में शामिल होना चाहिए। तो जब आपके पास इतने ऑप्शंस अवेलेबल हों फायर इंश्योरेंस में, फिर आपको ये देखना होगा कि इन सब में क्या इंटीग्रिटीज हैं, कैसे इनको अप्लाई किया जाता है, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एज लॉन्ग एज द ट्रेनिंग सेशन कंटिन्यू, सभी अटेंटिवली रहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है। अब फायर को आप सीरियसली सुनो, ये ऐसी कोई छोटी मोटी पॉलिसी नहीं है जिससे कि एक पॉलिसी को पढ़ लिया काम हो गया। ये सभी का पार्ट भी है, कंपोनेंट भी है। वी अटेंटिव एज लॉन्ग एज फायर इंश्योरेंस डिस्कशंस आर गोइंग ऑन। देखिए, सबसे पहले जब आप फायर इंश्योरेंस को सेल कर रहे होते हैं तो आप ये समझ लें कि उसमें जनरल इंश्योरेंस के सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई हो रहे होते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप बेसिक्स से हट ना जाए, बेसिक को भी साथ में लेके चलें, क्योंकि जनरल इंश्योरेंस के जो भी प्रिंसिपल्स हैं, इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, मोस्ट गुड फेथ है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है, प्रॉक्सिमेट कॉज है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी के भी जो दोनों कॉरोलरी ब्रांचेज हैं, सब्लिगेशन एंड कंट्रीब्यूशन, वो सब इसमें अप्लाई। और हर प्रिंसिपल का इंडिविजुअल कनेक्शन है। जैसे मान लिया मैंने आपकी फैक्ट्री किराए पे ली, अब मैं उसे चला रहा हूं, तो फैक्ट्री में मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो गया, लेकिन फैक्ट्री के किस पार्ट में मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं हुआ, उसका मैं बीमा नहीं करा सकता। मैंने किराए पे ली है, आपकी फैक्ट्री है, मान लिया कोई सीमेंट फैक्ट्री है, उसमें स्टॉक मेरा है, प्लांट एंड मशीनरी मेरे हैं, फर्नीचर पिक्चर्स मेरे हैं, लेकिन क्या नहीं है मेरा, क्योंकि मैंने किराए पे ली है, मतलब बिल्डिंग मेरी नहीं है। बिल्डिंग मेरी नहीं है तो मैं बिल्डिंग का इंश्योरेंस भी नहीं ले सकता। ये कंसेप्ट आपको समझना होगा कि फायर इंश्योरेंस में भी सारे के सारे बेसिक प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। पॉइंट नंबर 2, फायर इंश्योरेंस में जो बेसिक चीज़ें होती हैं, या जिनमें जो कहें कि सबसे ज़्यादा किसी भी एंटरप्रेन्योर का इन्वेस्टमेंट होता है, वो सब कवर हो जाती है। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट एंड नेसेसरीज, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड स्टॉक, every kind of stock. In addition, pipeline, utilities outside the building, they are all part of fire insurance. ये सब एक ही पॉलिसी में कवर हो जाती है। फायर इंश्योरेंस फंक्शन कैसे करता है, क्या इसकी मोडस ऑपरेंडी, कैसे इसको यूज करते हैं? अगर आपके पास कोई फायर की पॉलिसी है और बाई चांस कहीं भी कोई एक्सीडेंटल फायर हुआ, फायर इज वन पेरिल ओनली, लेकिन बाई चांस फायर ही हो तो कैसे ऑपरेट करेगा? क्योंकि फायर तो बिल्डिंग को, मशीनरीज को, मर्केंडाइज को, फर्नीचर को, जो भी पर्सनल एसेट्स हैं सबको इम्पैक्ट करेगा। आग के सामने तो क्या बचेगा, ह्यूमन बॉडी नहीं बचती। तो जो ओनर है
जो इंडिविजुअल है, जो बिजनेसमैन है या कोई कॉर्पोरेट है, कोई फर्म है, वो फायर पॉलिसी इसलिए लेती है कि जब ऐसी कोई इंसिडेंट हो जो कि इंश्योर्ड पेरिल से हो रही हो, चाहे वो फायर से हो या अर्थक्वेक से हो या फ्लड से हो, तो जैसे कोई भी इंसिडेंट होगी तो ये पॉलिसी उसमें एक्चुअल लॉस को इंडेमनीफाई करेगी। एक्चुअल लॉस को इंडेमनीफाई करेगी मीन्स एट द करंट मार्केट वैल्यू। बस इतना सा फायर इंश्योरेंस का ऑपरेशन है। लेकिन क्योंकि इतने से ऑपरेशन में भी बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही थी, इसलिए IRD ने 2 नए प्रोडक्ट डेवलप किए और दोनों इंट्रोड्यूस कर दिया 1 अप्रैल 2021 से। और वही दोनों प्रोडक्ट आज के डेट में जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री ऑफ इंडिया में चल रहे हैं। सारी की सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी उसको बेच रहे हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों प्रोडक्ट्स में कवरेज में, सब इंश्योर्ड में, इनबिल्ट एडिशनल कवरेज में, इनोवेटिव कवरेज में, ये सब एडिशंस किए गए, इन सबको शामिल किया गया है और 2 पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई हैं, भारत सूक्ष्म उद्यम और भारत लघु उद्यम। दोनों में भी थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस रखा गया है। तो दोनों पॉलिसी आज की डेट में एप्लीकेबल है, ये तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि अब ये तो लगभग 3 साल होने को आ गए। 1 अप्रैल 2021 से हुआ था, 3 साल तो कंप्लीट भी हो गया ऑलरेडी। अब इनके साथ एक सबसे बड़ा जो समीकरण है वो ये है कि 50 करोड़ तक के सम इंश्योर्ड के लिए आप इन दोनों में से एक पॉलिसी के अलावा और कुछ आप दे ही नहीं सकते। आप अगर पैकेज पॉलिसी देते हो तो भी इन्हीं दो में से एक सेक्शन अप्लाई होना। तो ये इक्वेशन आपको समझनी होगी कि अप टू 50 करोड़ यू हैव नो ऑप्शन अदर देन गिविंग दी वन ऑफ दीज 2 पॉलिसीज। अब इसमें बहुत सारे चेंजेस करने की वजह थी, क्योंकि जार्गन जिसको आप बोलते हो, बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज की थी पॉलिसी में, जिसको आप सिंप्लीफाई किया। कंप्लीट कवरेज नहीं था, मिस सेलिंग हो रही थी, क्लैरिटी ऑफ कवरेज नहीं था, और सबसे बड़ा फैक्टर कि सम इंश्योर्ड निकालने का कोई स्टैंडर्ड पैटर्न ही नहीं था। अगर इसी पॉइंट को मुझे आपको एलाबोरेट करना हो तो मैं आपको 1.5 घंटे तक इस पर बोल सकता हूँ, क्योंकि ये इतना बड़ा फैक्टर है। आप किसी भी कॉर्पोरेट का, किसी फैक्ट्री का या किसी भी इंडस्ट्री का बीमा कर रहे हो और आपको ये पता नहीं है कि आपको सम इंश्योर्ड क्या लेना है, किस बेसिस पर लेना है, तो आप फिर बीमा क्या कर रहे हो? क्योंकि मार्केट में 10 तरीके की वैल्यू चल रही है। मार्केट में तो आपको परचेज वैल्यू भी मिलेगी, सेल वैल्यू भी मिलेगी, रीसेल वैल्यू भी मिलेगी, डेप्रिसिएटेड वैल्यू भी मिलेगी, बुक वैल्यू भी मिलेगी। आपको किस वैल्यू पर उसका इंश्योरेंस करना है। और बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज में ये डिसाइडेड ही नहीं था कि किस पर बीमा करना है, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड पैटर्न ही नहीं था। तो ये IRD ने इनिशिएटिव लेकर के एक स्टैंडर्ड पैटर्न डिसाइड किया कि सम इंश्योर्ड किस बेसिस पर होगा, हर एक इंडिविजुअल फैक्टर। फिर उसके अलावा सम इंश्योर्ड की लिमिट फिक्स कर दी, 50 करोड़ तक इन दोनों में से पॉलिसी देनी है, सूक्ष्म उद्यम, लघु उद्यम में से। इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। फायर इंश्योरेंस करना है तो चाहे किसी भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को करना हो, PM रेट आप कुछ भी ले लीजिए, एडवर्ट कवर आप जो भी IRD ने अप्रूव किया वो दे दीजिए। 1 अप्रैल 2021 के बाद आपको कोई भी 50 करोड़ तक के सम इंश्योर्ड के लिए फायर पॉलिसी देनी है तो इन्हीं 2 में से एक देनी है, चाहे नई देनी हो या रिन्यूअल देनी हो। मार्केट का कोई रोड केस हो जो इधर उधर घूम रहा हो, उसके लिए भी अगर आप फायर पॉलिसी दे रहे हैं तो ये ही पॉलिसी देंगे। तो ये फंडा बहुत क्लियर हो गया। उसके बाद ऑप्शन ये बचे कि सभी कंपनी क्योंकि सब पैकेज पॉलिसी दे रही है और पैकेज पॉलिसी शुरू से दे रही है, आज कोई नया कंसेप्ट है। और सभी कंपनियों ने ये बनावे हुआ भी है कि भाई सेक्शन 1 कंपल्सरी होगा, जो कि फायर इंश्योरेंस होगा। और पैकेज पॉलिसी एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि हर कस्टमर चाहता है, क्योंकि उसमें उसकी फिजिबिलिटी रहती है, उसको कंफर्ट रहता है, वो पॉलिसी को कस्टमाइज कर सकता है। तो सभी कंपनियां बनाती हैं। अब आपके पास आज से में कितनी पैकेज पॉलिसी है, आपको रफली आइडिया तो होना चाहिए इसका। जैसे बिजनेस प्रोटेक्टर है, शी शॉपकीपर है, ऑफिस केयर इंश्योरेंस है, होटल एंड रेस्टोरेंट, एजुकेशन शील्ड इंश्योरेंस है। इन सभी में आपने खासतौर से ये 2 चीज़ें देखी है ना कॉमन,
कि पहली चीज सेक्शन 1 मैंडेटरी है फायर इंश्योरेंस है। दूसरी चीज मिनिमम 2 सेक्शन है 3 सेक्शन की रिक्वायरमेंट। उसके बाद पॉलिसी को टोटल कस्टमाइजेशन कस्टमर की चॉइस पर डिपेंड करेगा। वो चाहे तो 10 सेक्शन ले, 12 ले, 14 ले, सारे के सारे ले, या मिनिमम 2 या 3 सेक्शन जो रिक्वायरमेंट है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ी फिजिबिलिटी है किसी भी कस्टमर के लिए, चाहे वो शॉपकीपर हो या वो कॉर्पोरेट हो। कोई भी कस्टमर ये प्रेफर नहीं करेगा कि सारे के सारे ही सेक्शन लेना उसके लिए कोई कंपल्सन हो। लेकिन इन दोनों पॉलिसियों के आने के बाद IR पॉलिसी पर या स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरियड पॉलिसी पर कोई चेंज नहीं, वो सब कुछ एज इट इज। यहाँ तक कि कोइंश्योरेंस के पैटर्न में भी कोई चेंज नहीं है, वो भी एज इट इज रहेगा। अब आप में से कुछ लोग ऐसे हैं क्या जो कि री इंश्योरेंस और को इंश्योरेंस को भी इंश्योरेंस ही मानते हैं या कुछ डिफरेंस समझते हैं। खास तौर से नए लोग भी ये समझें कि जो इंश्योरेंस की टर्मिनोलॉजी है उसमें इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस, को इंश्योरेंस, इन तीनों वर्ड्स को फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है, लेकिन ये तीनों के मायने अलग हैं, तीनों बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट हैं। तो आप इनको इंश्योरेंस ही ट्रीट ना करें। फॉर एग्जाम्पल री इंश्योरेंस है, उसमें कस्टमर का कोई रोल ही नहीं है, कस्टमर को पता ही नहीं होता कि री इंश्योरेंस नाम की भी कोई चीज़ है। या को इंश्योरेंस, अब को इंश्योरेंस में जो कुछ करता है कस्टमर ही डिसाइड करता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपकी अंडरस्टैंडिंग में क्लियर होने चाहिए पहले, क्योंकि ये किसी भी क्लास ऑफ इंश्योरेंस में अप्लाई हो जाते हैं। अब ये जो बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि 50 करोड़ तक के सम इंश्योर्ड के लिए ये दोनों पॉलिसियाँ यूज की जाती हैं, तो इसका बाइफरकेशन बड़ा सिंपल ढंग से किया हुआ है। ये 5 करोड़ के तक के लिए आप सूक्ष्म उद्यम देंगे और 5 करोड़ से ऊपर 50 करोड़ तक के लिए आप लघु उद्यम देंगे। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि सम इंश्योर इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ रिस्क एट वन लोकेशन। किसी भी एक लोकेशन पर अगर वो सम इंश्योर 6 करोड़ है या 52 करोड़ है या 46 करोड़ है, यही सब चीज़ें डिसाइड करेंगी कि पॉलिसी कौन सी दी जाएगी। अब वो रिस्क कैसी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल रिस्क है, जहाँ पर कि आउटपुट होता है, टर्नओवर होता है, प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। या नॉन इंडस्ट्रियल रिस्क है, जहाँ पर कि सर्विसेज रेंडर की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल होटल है, ऑफिस है, शॉप है, हॉस्पिटल है, इन सब पे प्रोडक्शन नहीं होता, टर्नओवर नहीं होता, सर्विसेज रेंडर होती है। ऐसे कोई भी स्टोरेज भी हो सकता है, चाहे वो ओपन में हो या क्लोज में हो। फिर यूटिलिटीज भी हो सकती हैं, टैंक भी हो सकते हैं। ये सब फायर इंश्योरेंस पॉलिसी का कवरेज है। और एक ही फायर पॉलिसी इन सारे नेचर ऑफ रिस्क को कवर करती है। लोकेशन ऑफ रिस्क इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिसाइड करने के लिए। अब पॉलिसी में जो मेजर चेंजेस किए गए थे उनमें कुछ अच्छे चेंजेस थे, क्योंकि वो सब पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट में थे। पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट में IRD जो भी डिसीजन लेगा वो हमेशा उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए होगा, चाहे वो किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट हो। और नॉर्मली जो मानक उत्पाद हैं, जिनको आप स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बोलते हैं, जो कि यूनिफॉर्मली सारे जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए अप्लाई होते हैं, उनमें जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो सब पॉलिसी होल्डर के लिए, इंश्योर के लिए, कस्टमर के लिए बेनिफिशियल है। ये एक ऐसा स्टेप है जो कि IRD हमेशा ये प्रेफर करके डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट को प्रमोट होना चाहिए, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है या फायर इंश्योरेंस है। तो ये कुछ रूरल प्रोडक्ट्स में,
इनके पीछे पर्पज ये है कि इनको अगर आप ज़्यादा सेल करेंगे, इनकी ज़्यादा डिमांड आएगी तो उससे इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ेगा, और इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ना इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंश्योरेंस इंडिया में सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड टू द मेट्रोज, सैचुरेटेड टू द बिग सिटीज, सैचुरेटेड टू द कैपिटल्स। रूरल में बात करें इंश्योरेंस की तो कोई जानता ही नहीं इंश्योरेंस होता क्या। जो मैंडेटरी क्लास ऑफ इंश्योरेंस है उन्हीं को नहीं जानते। किसी भी गांव में या किसी रूरल एरिया में आपने देखा कोई फायर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदेगा आपसे? तो ये सब कंसेप्ट इसलिए हैं कि जो भी प्रोडक्ट में चेंजेस किए जा रहे हैं, आईआरडीए जो भी डिसीजन ले रहा है वो पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट में ले रहा है, क्योंकि अब कस्टमर तो ये समझता है कि फायर इंश्योरेंस का मतलब सिर्फ फायर रिस्क का होगा। हालांकि बहुत बड़ा पॉइंट है कि फायर के रिस्क को कवर करने के लिए फायर पॉलिसी बनाई गई थी। फायर आज भी कवर्ड है, लेकिन फायर अकेला पैरल नहीं है। अकेला पैरल इसलिए नहीं कि 12 से बढ़ा के 14 पैरल कर दिए गए, डिलीशन मना कर दिया गया, कोई पैरल डिलीट नहीं होगा। सम इंश्योर्ड की लिमिट पॉलिसी के हिसाब से हो गई, कंपल्सरी एक्सेस की पॉलिसी के हिसाब से हो गई। फॉर एग्जाम्पल सूक्ष्म उद्यम के लिए 5,000 रुपये, लघु उद्यम के लिए 5% ऑफ द क्लेम अमाउंट जो कि मिनिमम 10,000 रुपीज़ होगा। कंपल्सरी एक्सेस टेररिस्ट पैरल से अगर लॉस होता तो उसमें डिफरेंट होगा, और मिनिमम प्रीमियम 500 प्लस जीएसटी तो सूक्ष्म उद्यम का रहेगा, 1,000 प्लस जीएसटी लघु उद्यम का रहेगा। तो ये मेजर चेंजेस प्रमोट करते हैं इस पॉलिसी को, और कस्टमर के फेवर में ये डिसीजन है, क्योंकि अगर 12 से बढ़ा के 14 पैरल आप करते हो तो जिन 2 पैरल का आप एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करते थे अब वो इसमें इनबिल्ट हो गए। इनबिल्ट होने से इस पॉलिसी का वो पार्ट हो गया, उसका आप अलग से प्रीमियम नहीं ले सकते। किसी पॉलिसी का जो प्रीमियम बनता है उसी के साथ लिया जाएगा। और फायर एक ऐसी रिस्क है जो कि सेल्फ सस्टेनिंग प्रोसेस ऑफ रैपिड ऑक्सीडाइजेशन, जिसमें कि 3 चीज़ें ही होती हैं सिर्फ। कोई भी आइटम जिसको आप फ्यूल कह सकते हो, एनीथिंग, उसको अगर एक निश्चित टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है और फिर उसके साथ में उसको ऑक्सीजन मिल जाती है तो ये आग बन के फैल जाती है। अब कोई भी आइटम जिसको आप फ्यूल कह रहे हैं वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, वेपर्स भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकते हैं, वुड्स भी हो सकता है, फैब्रिक हो सकती है, सिंथेटिक हो सकती है, कोई पैकिंग मटेरियल है, कोई पेपर है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक कि लिक्विड भी हो सकता है। नाइट्रोफिनाइल है, अमोनियम नाइट्रेट है, पोटेशियम क्लोराइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, दे आर ऑल सब्जेक्ट टू फायर। अब इसमें खास चीज देखिए कि फायर में बहुत सारी पॉलिसीज पहले से थी और अब भी, जो कि वैरायटी ऑफ क्लासेस अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर दी जाती है। लेकिन बेसिक पॉलिसी क्या रही? सूक्ष्म उद्यम में लघु उद्यम, और उसमें जैसी रिक्वायरमेंट आएगी उसके हिसाब से कवरेज दे दिया जाएगा। फ्लोटिंग की रिक्वायरमेंट है फ्लोटिंग का दे दिया जाएगा, डिक्लेरेशन की रिक्वायरमेंट है डिक्लेरेशन का दे दिया जाएगा। क्योंकि अब जो पैरल हैं पॉलिसी में जो कवर्ड है उनका स्कोप बढ़ गया है, या जो कह के आईआरडीए ने बढ़ा दिया है, और स्कोप बढ़ने से उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी कवर हो गई जो कि नॉर्मली फायर की डेफिनेशन में या पैरल की डेफिनेशन में नहीं आती थी। फॉर एग्जाम्पल फायर पहले और फर्मेंटेशन, नेचुरल हीटिंग, स्पॉन्टेनियस कंबशन को कवर नहीं करता था, लेकिन आज बिना एक्स्ट्रा प्रीमियम लिए इसको कवर करता है। इसके अलावा अर्थक्वेक को, टेररिज्म को और थेफ्ट पॉलिसी का इनबिल्ट कवरेज बना दी गई। तो ये जो 3 पैरल नए जुड़े, तो स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पैरल पॉलिसी में 12 पैरल थे, इनको बढ़ करके 15 हो गए। लेकिन साथ में एक स्टेप ये भी लिया गया कि इम्पैक्ट डैमेज नाम का जो पैरल है उसमें एयरक्राफ्ट डैमेज को शामिल कर दिया गया। ये एयरक्राफ्ट डैमेज स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पैरल पॉलिसी में आज एक सेपरेट पैरल है।
और सिर्फ लॉसेस भी होते हैं। लेकिन इन दोनों पॉलिसी में अभी सेपरेट नहीं है, ये इम्पैक्ट एनालिसिस का पार्ट हो गया। अर्थक्वेक शामिल हो गया, टेररिज्म शामिल हो गया, थेफ्ट भी शामिल हो गया, लेकिन थेफ्ट थोड़ा डिफरेंट सेंस में शामिल होगा, क्योंकि अगर सिर्फ थेफ्ट होती है तो पॉलिसी उसको कवर नहीं करेगी। लेकिन अगर थेफ्ट फॉलोड बाय एनी अदर पेरिल है तो फिर चाहे थेफ्ट 1 दिन हुई हो, 2 दिन हुई हो, 4 दिन हुई हो, 7 दिन तक हुई हो, तो भी कवर होगी। इसको अगर मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँ तो आप यूँ समझें इसको कि जैसे फ्लड आई और किसी फैक्ट्री में फ्लड का पानी चला गया, लॉस हो गया। अब 2-3 घंटे बाद पानी का थम गया, वो कंट्रोल में आ गया, तो उसके बाद सामान तो सब इधर उधर हो गया। अब आसपास वाले लोग, लड़के लोग या जो भी हैं, वो सामान उठा के ले जाने लगे। तो सामान उठाने की प्रोसेस 1 दिन चली, 2 दिन चली, 4 दिन चली, 6 दिन चली, 10 दिन चली, तो 7 दिन तक जो भी थेफ्ट होती रही वो कवर हो गया। इसलिए कि दिस लॉस इज नॉट ड्यू टू थेफ्ट, थेफ्ट इज फॉलोड बाय फ्लड, इसलिए कवर। फ्लड नहीं थी, सिर्फ थेफ्ट होता तो नहीं कवर होता, क्योंकि देन इट was a part of the burglary policy। हालांकि बर्गलरी पॉलिसी में भी थेफ्ट ऑटोमेटिक कवर नहीं है, वहाँ पर भी एड ऑन है, लेकिन थेफ्ट का कवरेज बर्गलरी के साथ बनता है। अब एफआईआर में भी शामिल होगी। अच्छा, डिलीशन का जो प्रोविजन है पेरिल्स की, वो स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी में आज भी बरकरार है, एज इट इज, कोई चेंज नहीं। कोई भी कस्टमर चाहे तो STFI और RSMD सेटअप पेरिल को पॉलिसी में से एक्सक्लूड कर सकता है। फिर से सुन लीजिए, क्योंकि कल को जब मैं पूछूंगा तो शायद दिक्कत हो जाएगी आपको। फॉर एग्जाम्पल कुछ नए लड़के मेरे को दिख रहे हैं, अब इनसे यही पूछ लिया जाए सिर्फ STFI की फुल फॉर्म बताइए, तो उनके लिए ये भी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये RSMD STFI सेट ऑफ पेरिल से इनको समझने की जरूरत है। अब इंडिविजुअली पूछ के कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि टेस्ट अपन लेंगे ही। तो ये जो RSMD STFI सेट ऑफ पेरिल है, इनको एक्सक्लूड करने का प्रोविजन पहले था, आज भी है, लेकिन केवल स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी में ही है। इन दोनों पॉलिसियों में, भारत स्विफ्ट उद्यम और भारत लघु उद्यम पॉलिसी में, ये दोनों का प्रोविजन हटाने का, डिलीट करने का नहीं है, बंद कर दिया गया है। इसके मायने हैं कि डे 1 से पॉलिसी में 14 पेरिल होंगे, टिल द एक्सपायरी डेट 14 ही रहेंगे। पॉलिसी उन्हीं 14 पेरिल के बेसिस पर रिन्यू की जाएगी, क्योंकि 14 की 14 इनबिल्ट पेरिल्स हैं, उनमें किसी तरीके का चेंज पॉसिबल नहीं। और इसके अलावा जो भी इनबिल्ट कवरेज में शामिल किए गए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब तक कस्टमर को इन सभी चीज़ों का एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा था, एक्स्ट्रा सिलेक्शन करना पड़ रहा था, और एज पर रिक्वायरमेंट बहुत सारी चीज़ें थी जो उनसे रिलेटेड थी, आज भी हैं। लेकिन अब उनको ये जान के अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे एड ऑन कवर्स इसमें ऑलरेडी शामिल हैं, इसलिए उनको एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है। और जो ऑलरेडी शामिल थे, जिनकी लिमिट कम थी, वो लिमिट बढ़ा दी गई है, क्योंकि ये जो लिमिट्स हैं, इन सब का यूज क्लेम के टाइम पर होता है, पॉलिसी देने के टाइम पर कुछ भी नहीं होता। पॉलिसी देने के टाइम तो आपको पता भी नहीं होता कि इनका मतलब क्या है, क्यों दी जा रही है। रिमूवल ऑफ डेब्रिस 1% बढ़ा के 2% की गई, इसका आपको मतलब भी नहीं पता कि होता क्या है, किस लिए। इसकी जरूरत ही क्लेम के टाइम पड़ती है। आर्किटेक्ट कंसल्टिंग इंजीनियर की फीस अगर दे रहे हो आप 3% दे रहे हो तो क्या फ़र्क पड़ रहा था, 5% दे रहे हो तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, इसकी रेलेवेंसी क्या है, किसको दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, कब दे रहे हो, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब इसकी ज़रूरत क्लेम पे पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही किसी भी कॉमर्शियल यूनिट में लॉस हुआ और फिर उसको रजिस्ट्रेट करना है, रिस्टोर करना है, तो आर्किटेक्ट को, सर्वेयर को या कंसल्टिंग इंजीनियर को बुलाना ही होगा, और उसकी जो फीस है वो कोई भी एंटरप्रेन्योर अपने पॉकेट से क्यों बियर करेगा। और उससे पहले भी देती थी 3% ऑफ द क्लेम अमाउंट तो पहले ही देती, अब उसको और भी ज़्यादा देगी 5% बढ़ा करके, क्योंकि कहाँ 2000 से लेकर के
और 2021 तक कोई चेंज हुआ ही नहीं लिमिट। तो अब उसको बढ़ा करके डबल किया गया है, बड़ा डबल भी नहीं किया बल्कि 5% ही किया। डबल तो रिमूवल ऑफ डेब्रिज का ही हुआ है। सिमिलरली एडिशन, सल्टेशन, एक्सटेंशन की लिमिट 15% तक ऑटोमेटिक कवर हो गई। टेम्पररी रिमूवल ऑफ स्टॉक की 10% तक ऑटोमेटिक कवर हो गई। कवर फॉर स्पेसिफिक कंटेंट्स ऑटोमेटिक शामिल हो गए। स्टार्टअप एक्सपेंसेस शामिल हो गए। स्टॉक हैंडलिंग शामिल हो गया। प्रीलोडेड सॉफ्टवेयर शामिल हो गया। कॉस्ट कंपेयर रेगुलेशन शामिल हो गया। और इसके साथ ही स्टॉक्स ऑन फ्लोटर बेसिस भी शामिल हो गया, बशर्ते सम इंश्योर्ड बात करो या 5 करोड़ तक हो। अब यहाँ सम इंश्योर्ड 5 करोड़ तक होने का पर्पज ये है कि अगर कोई सूक्ष्म उद्यम यानी माइक्रो यूनिट है, जिसका सम इंश्योर्ड मान लिया 1 करोड़ है, 1.5 करोड़ है, 3 करोड़ है, और उसके गोडाउन अलग अलग प्लेसेस पे हैं, अलग अलग लोकेशन पर हैं, अलग अलग स्टेट्स में, तो उनको भी एक ही सम इंश्योर्ड में शामिल किया जाए विदाउट एनी एक्सेप्टिंग। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि जो 5 करोड़ तक के सम इंश्योर्ड वाला वो तो बियर कर लेगा, उसको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 5 करोड़ से ऊपर वाले को 10% प्रीमियम देना, क्योंकि फ्लोटर रिस्क अपने आप एक बहुत बड़ी चीज। आपकी यूनिट कहीं है, आपके गोडाउन कहीं है, उस गोडाउन में क्या हो रहा है आपको यहाँ बैठ के कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन हम उसको एक ही सम इंश्योर्ड में कवर कर रहे हैं, एक ही पॉलिसी में कवर कर रहे हैं, तो फिर उसका अच्छा प्रीमियम बनता है। क्योंकि ये जो फ्लोटर कवर है, इसके मायने ये है कि स्टॉक्स एट मल्टीपल लोकेशन अंडर वन सम इंश्योर्ड। मल्टीपल लोकेशन का मतलब 2 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, और जब ये सब एक ही सम इंश्योर्ड में शामिल हो रहे हैं, तो जो ओवरऑल सम इंश्योर्ड आ रहा है वो 5 करोड़ से अगर कम है तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन द मोमेंट इट इज एक्सीडिंग 5 करोड़ 10% नोटिफिकेशन। इसी तरीके से कॉन्सेप्ट है कि डिक्लेरेशन पॉलिसी इशू की जाए विद इन सूक्ष्म उद्यम वाला उद्यम। उसकी जरूरत वहाँ पड़ती है जहाँ पर कि फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशंस हो स्टॉक में, स्टॉक की वैल्यू, तभी उसको देना होता है। अब सम इंश्योर्ड का आइए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको किसी भी कस्टमर को जो भी पॉलिसी देनी है उसमें सम इंश्योर्ड कैसे रहेंगे। तो जनरली जब भी आप फायर पॉलिसी सेल करते हैं, मान लिया किसी व्यक्ति का आपके पास कोई प्रपोजल आ गया, अब उस प्रपोजल पर आप जब काम करने बैठेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो भी सम इंश्योर्ड लेने हैं, हालांकि प्रपोजल भी बता रहा है लेकिन प्रपोजल तो सही आइडिया नहीं है। आपको बताना है, सही आइडिया आपको है कि आप बिल्डिंग का बीमा रीस्टेटमेंट वैल्यू पे कराइए, प्लांट एंड मशीनरी का बीमा रीस्टेटमेंट वैल्यू पे कराइए, फर्नीचर फिक्सर्स का बीमा रीस्टेटमेंट कराइए, क्योंकि ये तीनों प्रॉपर्टीज हैं। स्टॉक में बहुत सारे वेरिएशन होंगे, स्टॉक रॉ मटेरियल भी होगा, स्टॉक इन प्रोसेस भी होगा, स्टॉक मैन्युफैक्चर्ड स्टॉक भी होगा, वहाँ आपकी वैल्यू डिफर होगी। रॉ मटेरियल को लैंडेड कॉस्ट पर बीमा कर दीजिए, स्टॉक इन प्रोसेस को इनपुट कॉस्ट पर कर दीजिए, फिनिश्ड स्टॉक को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर कर दीजिए। इसके अलावा अगर कोई प्रीसियस स्टोन वगैरह भी हों तो उनका बीमा एग्रीड वैल्यू बेसिस भी कर दीजिए। अब इन सब चीज़ों में क्या है कि एस्केलेशन का प्रोविजन लागू नहीं होता। एस्केलेशन के मायने क्या है कि सम इंश्योर्ड जितना आप सेलेक्ट करेंगे पूरे पॉलिसी पीरियड में सम इंश्योर्ड उतना ही रहेगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा नहीं। ये डिफाइन करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि क्योंकि IRDA ने एक पॉलिसी और इंट्रोड्यूस किया जिसको हम बोलते हैं भारत गृह रक्षा पॉलिसी, जो कि रेजिडेंशियल हाउसेस के लिए। उन रेजिडेंशियल हाउसेस की पॉलिसी में सम इंश्योर्ड ऑटोमेटिक एस्केलेट होता चला जाता है ईयर वाइज, डे वाइज। यहाँ वो प्रोविजन नहीं है। यहाँ तो अगर आपने अपनी बिल्डिंग चाहे वो 4 करोड़ की है और बीमा उसका 2 करोड़ का ही कराया तो 2 करोड़ ही रहेगा बीमा, और आपने 4 करोड़ का बीमा 2 करोड़ का ही कराया तो इसका मतलब ये है कि आपने पूरा बीमा लिया ही नहीं है। आपके साथ फिर जो कुछ होना है वो क्लेम का टाइम पे होना है।
क्योंकि रीस्टेटमेंट वैल्यू पे आपने इंश्योरेंस कराया नहीं उसका। रीस्टेटमेंट वैल्यू तो उस बिल्डिंग की आज की डेट में जो करंट वैल्यू है विदाउट एनी डेप्रिसिएशन वो है। तो जब भी आप सम इंश्योर्ड अप्लाई करें वहाँ इन चीज़ों का ध्यान रखें कि प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर पिक्चर ऑफ फिटिंग्स या बिल्डिंग्स ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जिन पर कि सम इंश्योर्ड उस मेथड से लिया जाता है जिसमें कि अगर इनको आज लॉस होता है और आज इनको रीस्टेट करना पड़ता है या आज खरीदना पड़ता है तो ये किस वैल्यू में मिलेंगी। क्योंकि ये 2 साल पुरानी भी हो सकती है, 4 साल पुरानी भी हो सकती है। कॉस्ट उस वक्त कुछ और थी, कॉस्ट आज की रेट में कुछ और है। कॉस्ट तो लोकेशन के हिसाब से ही बदल जाती है। कॉस्ट किसी जगह पे कोई नया प्लांट आ गया उसके हिसाब से ही बदल जाती है। एन नंबर ऑफ फैक्टर्स आते हैं। कॉस्ट इंक्रीज होती है बिल्डिंग्स की, प्लांट एंड मशीनरी की, फर्नीचर की, डिक्रीज नहीं होती है। There is always an upward revision of the cost of these properties. तो वहाँ अंडर इंश्योरेंस की गुंजाइश तो 7% है। और जहाँ अंडर इंश्योरेंस है वहाँ पर कस्टमर को लॉस है। आप कभी भी अपने कस्टमर का लॉस करना चाहेंगे? आपने अगर ऐसी किसी इंटेंशन से कस्टमर का बीमा किया तो कस्टमर गए, आपके पास क्यों आएगा वो? और बहुत सारे बैठे हैं मार्केट में बीमा करने। इसलिए आपकी पहली ड्यूटी ये है कि जहाँ कहीं भी आप फायर इंश्योरेंस की पॉलिसी दे रहे हैं तो उनको रीस्टेटमेंट वैल्यू पर या उससे भी ज़्यादा पर, लेकिन कम पर नहीं, ये बीमा करना है। क्योंकि फायर इंश्योरेंस में ओवर वैल्यूएशन इज अलाउड, अंडर वैल्यूएशन इज नॉट अलाउड। अंडर वैल्यूएशन, अंडर सम इंश्योर्ड का मतलब है कि अंडर इंश्योरेंस पर एवरेज लॉस अप्लाई करके आपका जो भी लॉस हुआ है उसको उसी प्रोपोर्शन में इंश्योरेंस कंपनी ने कम कर देना है, जो कि डायरेक्ट लॉस है इंश्योर्ड को। और इंश्योर्ड उस लॉस को बियर करने के लिए कभी भी तैयार नहीं होता, कभी भी। इंश्योर्ड से गलतियाँ क्या होती है नॉर्मली? मैंने कोई स्पिनिंग एंड वीविंग मिल लगाई, 2 करोड़ की मैंने मशीनरी खरीदी, ऑटोमेटिक है, फुल्ली ऑटोमेटिक, 2 साल से चल रही है, कभी मेरे को शिकायत नहीं। और तीसरे साल में भी मैंने उसका 2 करोड़ का बीमा करा लिया। बस यही गलती होगी। मैं प्रसन्न तो हूँ कि मैंने 2 करोड़ की खरीदी है, 2 साल से बढ़िया काम कर रही है, तीसरे साल भी मैं उसका 2 करोड़ का बीमा करा लूँ, लेकिन यही तो गलती है। क्योंकि तीसरे साल तो मुझे ये पता करना चाहिए ना कि अब उस मशीनरी की कॉस्ट क्या है। 2 साल पहले जिसको मैंने 2 करोड़ में खरीद लिया वो मशीनरी आज की रेट में 2 करोड़ की तो नहीं होगी ना, हो सकता है 2.5 करोड़ की हो गई, 3 करोड़ की हो। तो अब भी अगर मैं उसका 2 करोड़ का बीमा करा रहा हूँ तो मैं अपना लॉस कर रहा हूँ। क्योंकि मान लिया मेरी मशीनरी में टोटल आग लग जाती है या टोटल लॉस हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी तो मुझे 3 करोड़ को देने को तैयार है, क्योंकि तो उसकी करंट वैल्यू 3 करोड़ है, वो 3 करोड़ में रिप्लेस होगी। लेकिन मेरा बीमा अगर 2 करोड़ का तो इंश्योरेंस कंपनी तो पे नहीं करेगी, इंश्योरेंस कंपनी वही पे करेगी जो मेरा सम इंश्योर्ड। तो सम इंश्योर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रॉपर्टी का बीमा क्योंकि रीस्टेटमेंट वैल्यू पर ही करना है तो रीस्टेटमेंट वैल्यू को और अच्छी तरह आप समझ लीजिए कि दिस इज एन अमाउंट एट विच द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी कैन बी रीस्टेटेड और रिप्लेस्ड बाय ए सिमिलर प्रॉपर्टी विदाउट डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। और ख़ास तौर से ये समस्या वहाँ पर आती है जहाँ पर कि 2 साल 3 साल है, कुछ आइटम कुछ ईयर्स पहले से निकल चुके हैं। तो ये हम कंसीडर करना भूल जाते हैं कि इस पीरियड में उसमें कितना एस्केलेशन आया, कितनी उसकी वैल्यू बढ़ी। उस बड़ी वैल्यू पर बीमा कराना हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि अगर आप कोई माल सेल भी करते हैं, स्टॉक के केस में ले लीजिए, चलिए मेरे स्पिनिंग एंड वीविंग मिल है, मैंने स्पिन किया हुआ कपड़ा 50 थान, 1 लाख रुपये पर थान के हिसाब से 50 लाख रुपये लोड भी होगा गाड़ी में। क्या भी दिया कस्टमर को, कल मॉर्निंग में डिलीवर हो जाएंगे, नाइट को भी कल निकलेगा, आपका मॉर्निंग तक पहुंच जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। अब वो मेरे यहाँ से चल रहा है और उसमें मान लिया आग लग गई, सारे थान जल गए, तो उसको तो डिलीवर हुई, उसको डिलीवर हुए नहीं, मुझे मेरे पास बचे नहीं क्योंकि लॉस हो गया, लेकिन मेरे पास इंश्योरेंस है, हाँ मैं
इंश्योरेंस है, मैं इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करूँगा और इंश्योरेंस कंपनी से पूरे 50 लाख क्लेम करूँगा क्योंकि मैंने वो वाहन 50 लाख में बेचा है, चाहे मेरी कॉस्ट उसको बनाने की 35 लाख की आए। एंड इंश्योरेंस कंपनी विल पे द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, 50 लाख मुझे पे करेगी, बशर्ते मेरा सम इंश्योर्ड 50 लाख। अगर मेरा सम इंश्योर्ड ही कम हुआ तो दिक्कत। कुछ इनोवेटिव कवरेज है जो कि पॉलिसी में, दोनों पॉलिसी में शामिल है। अब इनोवेटिव कवरेज ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी पॉलिसी में शामिल है, ऑल इंडिया में सबकी पॉलिसी तो कॉमन है। यही बजाज पॉलिसी देगा तो उसमें भी होगा, ये टाटा पॉलिसी देगा तो उसमें भी होगा, यही एफको देगा तो उसमें भी होगा। लेकिन वो कस्टमर को एक्सप्लेन करते हैं नहीं करते हैं, समझाते हैं नहीं समझाते हैं, उनको खुद को समझ में आता है नहीं समझाता है, इसमें नहीं पड़ा। हमें सब ये देखना है कि हमारी समझ में आता है कि नहीं आता है, क्योंकि पॉलिसी में मनी की रिस्क 50,000 रुपये तक कवर है, डॉक्यूमेंट्स की रिस्क 50,000 रुपये तक कवर है, जिसमें कि डीड्स, मैन्युस्क्रिप्ट, ड्राइंग शामिल है। कंप्यूटर प्रोग्राम और इंफॉर्मेशन और डेटा की रिस्क 5 लाख तक कवर है। पर्सनल इफेक्ट्स ऑफ विजिटर्स, एम्प्लॉयज एंड डायरेक्टर्स की 3 लाख तक की रिस्क कवर है, जो कि मैक्सिमम 20% के लिए 15,000 पर पर्सन रिस्क कवरेज प्रोवाइड करती है। अब ये 4 इनोवेटिव कवरेज IRDAI ने इस फायर की पॉलिसी में डाले, जो कि इंश्योरेंस की हिस्ट्री में पहले कवर नहीं थी। लेकिन अच्छा स्टेप, क्योंकि पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट में है। पॉलिसी होल्डर को अगर ये चीज़ें समझाई जाए कि हम आपको फायर पॉलिसी के साथ 4 एक्स्ट्रा पॉलिसी कवरेज दे रहे हैं, जिसको नॉर्मली मार्केटिंग वाले कैसे सेल करते हैं, एक के साथ 4 पूरी, हालांकि वो आप नहीं कह सकते क्योंकि इस तरीके की ये चीज़ आइटम नहीं है, लेकिन इन चीज़ों का 4 एक्स्ट्रा पेरिल का रिस्क कवरेज में हो रहा है, इसलिए इन 4 को इनोवेटिव कवरेज हो रहा है। इसी तरीके से पॉलिसी में, क्योंकि रीइंस्टेटमेंट वैल्यू पर पॉलिसी को देना जरूरी है, लेकिन अगर बाई चांस पॉलिसी की प्राइसिंग में फ्लक्चुएशन होता है तो 5, 10, 15% तक कंसीडर हो जाएगा, कोई भी रिडक्शन उसमें नहीं होगा। IRDAI कहता है 15% तक अगर कोई फ्लक्चुएशन हुआ है, अपवार्ड एस्केलेशन हुआ है, तो उसको हम अंडर इंश्योरेंस कंसीडर नहीं करेंगे। और अंडर इंश्योरेंस नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्लेम में से कुछ भी काटेंगे। हालांकि ये 10% भी अंडर इंश्योर्ड हो तो भी क्लेम में से कटेगा, लेकिन इन 2 पॉलिसियों में ये प्रोविजन है कि इसमें 15% तक नहीं कटेगा। अगर पॉलिसी स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पॉलिसी है या IR पॉलिसी है तो उसमें कटेगा। तो ये जो बेनिफिट है ये कस्टमर के लिए कि आपने रीस्टेटमेंट वैल्यू पर तो बीमा कराया है, लेकिन किसी भी रीजन से प्राइस में इंक्रीज हो गई है, एस्केलेट हो गई है, तो 15% तक हम आपका अंडर इंश्योरेंस अप्लाई नहीं करेंगे। और इसको अगर आप एग्जाम्पल से समझना चाहें तो मैं आपको एग्जाम्पल से रिलेट कर देता हूँ कि मान लिया किसी माइक्रो इंडस्ट्री ने 5 करोड़ की एक पॉलिसी, और उसमें 1 करोड़ का नुकसान हो गया, चाहे अर्थक्वेक से हुआ या फ्लड से हुआ या फायर से हुआ, किसी भी इंश्योर्ड पैरिल से हुआ। अब जब लॉस की इंटीमेशन कंपनी को दी गई, उससे सॉफ्टवेयर आया, उसने लॉस को इंस्पेक्ट किया, उसने असेस किया, तो अपने फोटोग्राफ वगैरह लिए, लेकिन जब वो असेसमेंट करने बैठा तो उसने कस्टमर को बताया कि आपकी इंडस्ट्री की वैल्यूशन 5.5 करोड़ है, आपका पॉलिसी केवल 5 करोड़ की है, तो आपका तो अंडर इंश्योरेंस है। और ये अंडर इंश्योरेंस भी 1-2% नहीं, 10%, 9.09%। तो ये जो 1 करोड़ का आपका लॉस है, इसमें से 10% कट जाएगा। अब 1 करोड़ से आप 10% काटोगे तो 10 लाख बचा। कोई भी कस्टमर इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि वो 10 लाख के लॉस में खुद बियर करने बैठता है बिना किसी अपनी गलती। पर यहाँ क्योंकि पॉलिसी ये प्रोवाइड करती है कि 15% तक अगर अंडर इंश्योरेंस होगा तो इंश्योरेंस कंपनी विल बियर एंड विल नॉट अप्लाई द अंडर इंश्योरेंस, एवरेज क्लॉज अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम में ही ये वेवर का प्रोविजन है।
So इस सिचुएशन में भी इंश्योरेंस कंपनी विल कंसीडर फुल क्लेम ऑफ 1 crore फॉर पेमेंट विदाउट एप्लीकेशन ऑफ अंडर इंश्योरेंस, बट द कंपल्सरी डिडक्टिबल्स विल बी डिडक्टेड एज पर पॉलिसी प्रोविजंस। तो यहाँ तो आप बड़ी अच्छी सिचुएशन में है, क्योंकि आपका अंडर इंश्योरेंस 15% की लिमिट में है। बाई चांस से 15% की लिमिट में ना हो तब तो परेशानी बढ़ जाएगी, तब तो वेवर भी काम नहीं करेगा। उस सिचुएशन में सारा का सारा बर्डन कस्टमर पर आ गया। उसका फॉल्ट है या नहीं है, वो उस बात को समझता है नहीं समझता है, वो टेक्निकल नॉलेज उसका है या नहीं है, आपने नॉलेज शेयरिंग की है या नहीं की है, सम इंश्योर उसने डिसाइड किया है, आपने सब किया है, ये सब चीज़ें क्लेम के टाइम पे देखी जाएगी। पॉलिसी तो सेल हो गई, लॉस हो गया, लॉस होने के बाद जो क्लेम आता है वहाँ 10 सवाल खड़े होते हैं। कस्टमर कहता है आपने मुझे बताया क्यों नहीं, सम इंश्योर्ड और ज़्यादा रहे। क्लाइंट कहता है हमने तो वो बीमा कर दिया जो आपने प्रपोज किया था, जितना आपने बताया था हमने उसी कॉस्ट पर बीमा किया। अब यहाँ जो कम्युनिकेशन गैप रह जाता है, वो ये साबित करता है कि या तो आपको नॉलेज नहीं थी, आप बताना नहीं चाहते थे, या आप सही बीमा नहीं करना चाहते। अब आपका एक कस्टमर तो गया। क्योंकि अगर मान लिया कोई यूनिट है, उसके पास 4 करोड़ की पॉलिसी भी है, उसमें 3 करोड़ का स्टॉक है, 1 करोड़ की उसकी बिल्डिंग है, या सोल्टा का लीजिए बोले यार, तो 3 करोड़ का स्टॉक या 3 करोड़ का बिल्डिंग स्ट्रक्चर और 1 करोड़ का स्टॉक है, 4 करोड़ की पॉलिसी है, और 50 लाख का भी उसमें लॉस हो गया, फॉर एग्जाम्पल फायर से लॉस हो गया। और जब सर्वेयर आता है वैल्यूएशन करता है तो वो पाता है कि 3.5 करोड़ की बिल्डिंग की वैल्यू थी, 1.5 करोड़ का स्टॉक का वैल्यूएशन था, और उसने पॉलिसी 5 करोड़ की लेनी थी, लेकिन पॉलिसी 4 करोड़ की ली। तो 5 करोड़ की जहाँ रिस्क है, आप 4 करोड़ की पॉलिसी ले रहे हो, उसका मतलब 20% तो अनइंश्योर्ड रहा ना। उस अनइंश्योर्ड को तो आप ही बियर करोगे। अगर कोई आइटम 100 रुपये का है, उसका बीमा ही आप 80 रुपये का करा रहे हो, तो 20% डिस्काउंट का रिस्क आपने रख लिया, और उस 20% की जिम्मेदार आप। तो वहाँ पर ये फंडा भी एप्लीकेबल नहीं होगा कि 15% वेवर है, नहीं। वो तभी अप्लाई होता है जबकि 15% तक ही अंडर इंश्योरेंस होता है। यहाँ तो अंडर इंश्योरेंस 20% है। इसका मतलब तो यह है कि आपने जो बीमा कराया है वो रीस्टेटमेंट वैल्यू पर कराया ही। आप कुछ ऑलरेडी जैसे इसमें शामिल है, जैसे स्टॉक हेल्ड इंटरेस्ट, बड़ा कॉमन इसका एग्जांपल है। कि ड्राई क्लीनर की शॉप है। अब ड्राई क्लीनर की शॉप में ड्राई क्लीन करने के लिए उसका अपना कुछ भी नहीं होता, सिवाय मशीन के, फर्नीचर पिक्चर के, शॉप के। जो कोई भी आइटम ड्राई क्लीन होने के लिए आता है वो तो आपका मेरा है। बाई चांस उसमें आग लग गई तो नुकसान तो उसका सामान जलेगा, जो आपका और मेरा है। गर्म कोट पे हो सकते हैं, ब्लैंकेट पे हो सकते हैं, कुछ भी, कारपेट पे हो सकते हैं, जो कुछ भी है, तो वो तो मेरा और आपका जलेगा। तो क्या ड्राई क्लीनर की इतनी कैपेसिटी है, क्या उसकी ये मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उसकी लीगल लायबिलिटी है कि वो आपके हमारे नुकसान को पूरा कर दे? अगर उसने पॉलिसी ले रखी है तो स्टॉक हेल्ड इंटरेस्ट के तहत जितना भी नुकसान हुआ उसको इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। इसी तरीके से मोटर व्हीकल गैरेज के केस, किसी भी व्हीकल के गैरेज में कोई भी व्हीकल मोटर व्हीकल ओनर का तो होता नहीं, अगर उसका हो भी मान लिया तो उसका अपना पर्सनल नुकसान, लेकिन जो औरों का नुकसान हो रहा है उसको पे करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी अगर स्टॉक हेल्ड इंटरेस्ट पॉलिसी में शामिल है तो कवर कर देगी। और इन दोनों पॉलिसी में बड़ा माइनर सा डिफरेंस है। सम इंश्योर्ड 5 करोड़ सूक्ष्म उद्यम का, लघु उद्यम का 50 करोड़ तक है, कंपल्सरी एक्सेस 5,000 है, उसमें 5% ऑफ क्लेम अमाउंट 10,000 है मिनिमम।
स्टार्टअप एक्सपेंसेस की लिमिट 1 लाख है, सूक्ष्म उद्यम में, लघु उद्यम में 5 लाख की है। प्रोडक्ट कवर सूक्ष्म उद्यम में फ्री है, लघु उद्यम में एडिशनल पेमेंट 10% लोडिंग। मिनिमम फ्रॉम 500 प्लस GST है, उसमें 1000 प्लस GST है। अब उसमें कुछ और चीज़ समझिए कि बाई चांस पॉलिसी पीरियड में अगर कस्टमर को ये पता लग जाता है कि अंडर इंश्योरेंस है, तो उसके पास ये ऑप्शन है कि पॉलिसी लेने के बावजूद भी इंश्योरेंस कंपनी से रिक्वेस्ट करे और एडिशनल पेमेंट पे करे और अपना सफिशिएंट इंश्योरेंस कराए। उसमें सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी ने एक एंडोर्समेंट पास कर, जो एडिशनल प्रीमियम है वो ले ले। लेकिन सम इंश्योर्ड तो चेंज हो सकता है पॉलिसी पीरियड में, पैरेलल कोई डिलीट नहीं हो सकता, कंपल्सरी एक्सेस कोई चेंज नहीं हो सकता। सम इंश्योर्ड चेंज इसलिए हो सकता है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी की मैक्सिमम लायबिलिटी सम इंश्योर्ड तक नहीं है। अब इसमें जब भी आप पॉलिसी किसी को देते हैं, किसी भी कस्टमर, तो आप उनको एड ऑन कवर भी सजेस्ट कर सकते हैं। एड ऑन कवर जनरली कंपनियों के पास अलग अलग होते हैं, क्योंकि IRD अप्रूव करता है। हम जो एड ऑन कवर अप्रूव फाइल करेंगे उसको हमें IRD अप्रूव कर देगा, दूसरी कंपनी जो उतना एड ऑन कवर देगी उसको IRD उनके लिए अप्रूव कर देंगे। क्योंकि एड ऑन कवर का मतलब होता है कि देयर विल बी एडिशनल प्रीमियम टू गेट एनी और ऑल एड ऑन कवर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने 4 एड ऑन कवर फर्स्ट स्टेज में अप्रूव कराए, जिनमें है इंस्टॉलमेंट प्रोटेक्शन अप टू 50,000, क्लेम पर पेशेंट कॉस्ट, लॉस ऑफ रेंट, एडिशनल एक्सपेंसेस ऑफ रेंट फॉर एन अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन, ये आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट करा लिए। उसके बाद फिर आपने 4 और अप्रूव करा लिए, एक्सीडेंटल डैमेज कवर, इनवॉलंटरी बेटरमेंट, एक्सपेंसेस फॉर मिनिमाइजेशन और एस्केलेशन क्लॉज। तो 8 एड ऑन कवर है आपके पास, 8 को ऑफर कीजिए। हर एड ऑन कवर का एक्स्ट्रा प्रीमियम है, आपका प्रीमियम भी बढ़ेगा, कस्टमर को बेनिफिट मिलेगा, कस्टमर की रिस्क कवर हो जाएगी। अगर उसके स्टॉक्स डिफरेंट लोकेशन पर हैं तो उनको भी कवर कीजिए। 5 करोड़ तक के सभी शो में कोई ऐसा प्रीमियम नहीं लगेगा, लेकिन उसके प्रपोजल फॉर्म में सबकी लोकेशन डिक्लेयर करनी होगी और जो उसका वैल्यूएशन है वहाँ वो देना होगा। अब ये पॉलिसी नॉर्मली कोई भी ले सकता है, जो कि एंटरप्रेन्योर है या ओनर है या प्रिंसिपल है। लेकिन कुछ सिचुएशंस अलग अलग बीच में हो रही हैं पॉलिसी पीरियड में। मान लिया कि वो यूनिट लीज पर देती या सेल करती या रेंट पर देती, तो इंश्योरेंस पर इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा। लीज पर दिए तो लीजर को पॉलिसी लेनी पड़ेगी, रेंट पर दिए तो टेनेंट को पॉलिसी लेनी पड़ेगी, सेल कर दिया तो न्यू बायर को पॉलिसी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ इंश्योरेंस ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया, इसलिए पॉलिसी का बायर भी चेंज हो गया। आगे पॉलिसी में एक चीज़ और अप्लाई होती है कि अगर पॉलिसी पीरियड में कोई लॉस हुआ है और उसका इंश्योरेंस कंपनी ने कोई क्लेम सेटल किया है, तो पॉलिसी का सम इंश्योर्ड उतने अमाउंट से माइनस हो जाता है। अब वो जो रिमेनिंग पीरियड ऑफ इंश्योरेंस है, जिसको आप बोलते हैं अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ इंश्योरेंस, उसमें बाई चांस कोई दूसरा लॉस हो गया तो इंश्योर्ड का लॉस हो जाता है, क्योंकि अंडर इंश्योरेंस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी 4 करोड़ की पॉलिसी है, 50 लाख का लॉस हुआ, इंश्योरेंस कंपनी है मेरे 50 लाख पे कर, तो मेरा सम इंश्योर्ड 3.5 करोड़ हो गया और पॉलिसी में अभी 4 नहीं निकाली। तो मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं सम इंश्योर्ड को पहले रजिस्टर्ड कराऊँ, 50 लाख का पेमेंट डिफरेंस अमाउंट दे करके, और मेरे सम इंश्योर्ड को रजिस्टर्ड पूरे 4 करोड़ से कराएँ, जिससे अगर बाई चांस कोई दूसरा क्लेम आता है तो मेरा अंडर इंश्योरेंस अप्लाई ना। ये स्टेप भी पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट में ही। अब आपको इन पॉलिसीज में सूक्ष्म उद्यम हो या लघु उद्यम, ईच प्रपोजल हैज टू बी रेफर्ड टू द सपोर्टर्स।
आप उसमें कन्विंस कर सकते हैं कस्टमर को, आप उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, आप उसको हर चीज़ एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, लेकिन प्रीमियम रेटिंग कोट करना आपके लिए डिफिकल्ट है। तो वो जो प्रीमियम रेट कोट जनरेट होगा वो सपोर्ट ऑफिस से होगा, कंसिडरिंग ऑल द एस्पेक्ट, और वो आपकी मार्केट कंपटीशन को सूट कर रहा है, रिक्वायरमेंट को सूट कर रहा है, कस्टमर्स को एग्री है, तो पॉलिसी सपोर्ट ऑफिस से इशू है। क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल है, फायर इंश्योरेंस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, रिटायर डिस्काउंट सभी कंपनियां दे रही हैं, पॉलिसी सबकी यूनिफॉर्म है, एड ऑन कवर सबके पास डिफरेंट हैं, लेकिन रेट पर, प्रीमियम रेट पर बहुत कंपटीशन है, बार काट है। तो कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती कि घाटे का बिजनेस करे। अगर प्रीमियम कॉस्ट सही नहीं लिया तो रिस्क कवर करने का कोई फर्क नहीं। जिस प्रीमियम की कॉस्ट 100 रुपये आ रही है, आप उसके लिए 60 रुपये का प्रीमियम लेकर के उसको कवर कर रहे हैं, तो मतलब आपने अपने लिए जोखिम ले लिया, क्योंकि क्लेम तो पॉसिबिलिटी आप रूल आउट कर ही नहीं सकते, तो कभी भी आ सकता है। तो कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि ऐसी रेट अप्लाई कर दे जो कि उसके बिजनेस को अफोर्डेबल ना बना सके। तो हर प्रपोजल को सपोर्ट ऑफिस इवेल्युएट करेगा। अब फायर पॉलिसी में आपको यही चीज़ देखनी है कि चाहे आप सूक्ष्म उद्यम पॉलिसी दे रहे हैं या लघु उद्यम पॉलिसी दे रहे हैं, इन दोनों को तो इंडस्ट्री ने स्टैंडर्डाइज किया। 50 करोड़ के ऊपर के पास बाद आपके पास फिर 2 ऑप्शन बचते हैं, आप स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी दे रहे हैं, अगर इंडिविजुअली दे रहे हैं तो, या अगर आप कॉम्पैक्ट पॉलिसी देना चाह रहे हैं जिसमें कि बर्गलरी, FLOP, MLOP वगैरह शामिल हैं, तो आप IR पॉलिसी देते हैं, इंडस्ट्रियल लॉस पॉलिसी। तो नेचर ऑफ द पॉलिसीज इज यूनिफॉर्म विद ऑल द जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। हाँ, आपको डिसीजन ये लेना है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, सम इंश्योर्ड की लिमिट क्या है। 50 करोड़ तक तो आप उसको कोई ऑप्शन दे ही नहीं सकते, इन्हीं दो में से एक पॉलिसी देनी है जो कि 5 करोड़ के एक्सीड करते ही लघु उद्यम में खर्चा जाएगा। तो ये फंडा फायर इंश्योरेंस के लिए अब आप डिसाइड कर लें कि अंडर इंश्योरेंस नहीं करना है, पॉलिसी स्टैंडर्डाइज देनी है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को सामने रख के देनी है, एड ऑन कवर पॉलिसी के साथ देने हैं, हर एड ऑन कवर का आपको प्रीमियम मिलना है, जितने भी एक्स्ट्रा एड ऑन कवर की कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो दिए जा सकते हैं, प्लस कोड जनरेट करने के लिए सपोर्ट ऑफिस से ही प्रीमियम का कोड लेना। तो यह है आपका फायर इंश्योरेंस। अब आपका कोई सवाल हो तो पहले आप पूछ लें, मैं आपकी मेल ID पर आपको क्वेश्चन पेपर